नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप यूट्यूब चैनल पर। साथी आज हमारा सेट है जो 5वां सेट है। ठीक है साथी, तो चलिए साथी हम बिना देरी के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है साथी, चलिए शुरू करते हैं। साथी पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक चीज़ और मिलेगी, एक क्लास और आने वाली है। वो किस समय आएगी हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है साथी, एक क्लास और चलेगी, वो रेलवे के लिए चलेगी, ये भी बात याद रखना। ठीक है साथी, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, आपको बाद में क्लास खत्म होने के बाद बताएंगे। ठीक है साथी, चलिए पहला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नेत्र से संबंधित है? भारतनाट्यम, सत्रिया या मोहिनीअट्टम या उड़ीसा से? बताइएगा। 2024 का सीरियल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करिएगा, बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एकदम राइट। ठीक है साथी, तो चलिए बिना देरी के हम आगे चलते हैं। साथी मात्र 20 मिनट में ये सेट कंप्लीट होगा। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों की प्रख्यात नर्तकी हैं। इन्होंने भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ये इस लेवल के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है साथी, तो चलिए साथी हम आगे चलते हैं। एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? बताइए, सितार, वायलिन, संतूर या गिटार? एमटीएस का 2023 का क्वेश्चन है, बताइएगा साथी, बताने का प्रयास करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायलिन। ठीक है साथी, तो चलिए हम आगे चलते हैं। डॉक्टर एन राजम हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। इन्होंने गायन शैली को वायलिन में प्रस्तुत करने की तकनीक विकसित की है। ठीक है साथी, आगे हम चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? बताइएगा। ऑप्शन है, बताइएगा, 14वां या 43वां या 41वां या 42वां? बताइएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा साथी, बताइएगा साथी। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है साथी, चलिए हम आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द नए जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। कब कब जोड़े गए थे? 1976 के संविधान, 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। भारत में बाल विवाह निरपेक्ष अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइएगा। 1929, 1931 में, 1935 में या 1933 में? बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा, बताइएगा साथी, बताइएगा साथी, प्रयास करिए बताने का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है साथी, चलिए हम आगे चलते हैं। इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1929 में पारित इस कानून ने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की थी। ठीक है साथी, चलिए हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? अहमदाबाद, चंपारण या बारदोली या खेड़ा? बताइए। सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है साथी, बताने का प्रयास करिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी चंपारण। ठीक है साथी, हम आगे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह बिहार, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह नील की खेती करने वाले किसानों के खिलाफ प्रणाली के विरोध में किया गया था। ये बात याद रखना। ठीक है साथी, अठारह की क्रांति मई में भारत की
किस छावनी से प्रारंभ हुई थी? बताइएगा। लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ। बताने का प्रयास करिएगा, बताइएगा साथी। पहले आप लोग कोशिश करो, उसके बाद में हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, ठीक है। बताने का प्रयास करिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरठ। ठीक है साथी, चलिए हम आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह में औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई थी, ठीक है। यहाँ के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल से मना कर दिया था और दिल्ली की ओर कूच किया था, ठीक है साथी। चलिए हम आगे चलते हैं। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित हैं? बताइएगा। 16, 18, 19, 17। बताने का प्रयास करिए, बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 18। ठीक है साथी, चलिए हम आगे चलते हैं। साथी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग करने का प्रयास जरूर करिएगा। भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित हैं, 6। इनमें से पहला नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ये बात याद रखना है, ठीक है साथी, याद जरूर करना। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग या कर्णप्रयाग या जोशीमठ या हरिद्वार? इस सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है साथी, टियर 1 का। बताइएगा, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करिएगा, बताइएगा साथी, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी देवप्रयाग। ठीक है, आगे हम चलते हैं। उत्तराखंड में देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और यहीं से इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है साथी। तो बताने का जरूर प्रयास करिएगा, आपको हम डिटेल एनालाइज के साथ बता रहे हैं क्वेश्चन को। तो साथी अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और मन करे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है साथी। तो करिएगा जरूर जो आपका मन हो, ठीक है। तो चलिए साथी हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। साथी 9 नंबर क्वेश्चन है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइएगा, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? बताइएगा साथी, एमटीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करिएगा, बताइएगा साथी। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना, वो तो आपकी मर्जी है, हमारा काम है कहने का, ठीक है। तो चलिए साथी हम इसका आंसर बता रहे हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है साथी, हिमाचल प्रदेश। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहुल और स्पीति जिले में स्थित है। यह अपने ठंडे रेगिस्तान परिदृश्य और हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है साथी। इस राष्ट्रीय उद्यान में ज़्यादा क्या है? तेंदुए हैं, ये बात याद रखना, वो उसी के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है साथी। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? बताइएगा। पूंजीगत लाभ कर, वस्तु सेवा एवं आयकर, जीएसटी, संपत्ति का अधिकार, उपहार कर। जीएसटी बताइए कब लागू हुआ था? ये भी बताने का प्रयास आप लोग करिएगा, हम इसको सेट में करा चुके हैं, ये भी बात याद रखना, ठीक है साथी। तो देखो ये टियर 2 में पूछा गया है 2024 में, बताइएगा, बताने का प्रयास करिए, बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है साथी। चलिए हम आगे देखते हैं। जीएसटी भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ठीक है। संपत्ति कर और आयकर अप्रत्यक्ष कर, ये सॉरी प्रत्यक्ष कर लिखा है, के उदाहरण है, ठीक है साथी। तो आपको ये पता चल चुका जीएसटी कब लगी थी, ठीक है साथी। देखो एक क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें जरूर मिलती हैं, 2 पॉइंट आपको जरूर याद करने के लिए मिलती हैं, तो ये बात याद रखना, ठीक है साथी। तो आपको कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में नया मिलेगा, ये बात याद रखना।
योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? देखो सीजीएल का क्वेश्चन है 2021 का, बताइएगा साथी इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है साथी, तो चलिए हम आगे को चलते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग अब नीति आयोग और राष्ट्रीय एकता परिषद दोनों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है साथी, चलिए हम आगे चलते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? बताइएगा, आवेग या बल या शक्ति या ऊर्जा? ये सीजीएल का क्वेश्चन है, बताने का प्रयास जरूर करिएगा। बताइएगा साथी, बताइएगा साथी, ये हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शक्ति। ठीक है साथी, क्या होगा? शक्ति होगा। भौतिकी में कार्य करने की दर को शक्ति यानी पावर कहा जाता है। इसका मात्रक वाट होता है। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। आवर्त सारणी में तत्व समूह की पहचान किससे संबंधित है? बताइएगा, 2 से, 6 से या 5 से या 7 से? बताइएगा, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, बताने का जरूर प्रयास करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी होगा 5। ठीक है साथी, तो चलिए हम आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में समूह की पहचान बाहरी कक्ष में मौजूद संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या से होती है। यदि किसी तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो वह समान 5वें या 15वें समूह से संबंधित होता है। ठीक है साथी, तो ये बात याद रखना। चलिए साथी, हम आगे चलते हैं। मानव शरीर में स्थित सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताइएगा, बताने का प्रयास करिएगा। एमटीएस का क्वेश्चन है साथी, बताइएगा, बताने का जरूर प्रयास करिएगा। बताइए साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है साथी, ऑप्शन बी एकदम राइट होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओमम होती है, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जबकि न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है साथी, सबसे लंबी कोशिका क्या है मानव शरीर की? बताइएगा, न्यूरॉन। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 मिला? ठीक है, बताइएगा साथी। सोनू सूद, अर्पणा सतीशन, छाया बायथले या अलोमिन बस्तो? बताइएगा, राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा, जरूर करिएगा, कोशिश जरूर करिए साथी, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अर्पणा सतीशन। ठीक है साथी, चलिए हम आगे चलते हैं। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी में और भरतनाट्यम अर्पणा सतीशन को उनके शास्त्रीय नृत्य में विशिष्ट योगदान के लिए 2021 में अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। ठीक है साथी, ये सब स्टैटिक जीके हैं, याद करिएगा जरूर, पूछे जरूर जाते हैं, ये बात याद रखना। निम्नलिखित में से कौन 2022 में पद्मश्री से सम्मानित नहीं हुआ? मैथिली राज, बताइएगा, नीरज चोपड़ा, इसमें में से बताइएगा कौन सा सही है? बताइएगा साथी, बताने का प्रयास करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाली राज। ठीक है साथी, ठीक, अब हम आगे चलते हैं। 2022 में खेल क्षेत्र में नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा और सुमित अंतरिल, ठीक है साथी, को पद्मश्री दिया गया, जबकि मिथाली राज को 2015 में पद्मश्री और 2021 में खेल रत्न मिल चुका है। ठीक है साथी, ये बात देखो, इसमें क्या क्या आप लोग नोट्स बनाइएगा बहुत अच्छे से। ठीक है साथी, तो बहुत कुछ आपको
नोट्स बनाइएगा, उसमें एक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत जानकारी जरूर मिलेगी साथी, ये बात याद रखना। तो ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा? सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, सुनील गावस्कर या साइना नेहवाल का? बताइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइएगा साथी, बताने का प्रयास करिएगा, बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सचिन तेंदुलकर। महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ठीक है साथी। इसमें इन्होंने अपने बचपन से लेकर क्रिकेट के भगवान बनने तक के सफ़र का वर्णन किया है, ठीक है साथी। इस किताब में ये अपनी जर्नी बताई है, ठीक है साथी, ये बात याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इंदु सुदर्शन द्वारा लिखी गई है? बताइएगा साथी, राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करिएगा, बताइएगा साथी, कोशिश करिए, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है साथी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इंदु सुदर्शन एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी लेखिका है, ठीक है। द फेस्ट ऑफ रोजेस इनकी आत्मकथा ऐतिहासिक श्रृंखला का हिस्सा है जो मुगल काल पर आधारित है, ठीक है साथी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? बताइएगा, बताने का प्रयास करिए, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है साथी। तो बताइएगा, ये 5, 3, 2, 9 बताने का प्रयास करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन सी, ठीक है, 2। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2022 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 17 पदक जीते थे। इन पदकों का विवरण इस प्रकार है: 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य, ठीक। रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया, ठीक है साथी। और ये कुश्ती में है मीराबाई चानू, ये भरतोलोनम से है, ठीक है साथी, ये बात याद रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण में महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे? बताइएगा, 45 या 38, 54 या 41, बताइएगा। ये CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करिएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 54, एकदम सही होगा, यानी ऑप्शन सी, ठीक है साथी। तो ये बात याद रखना। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण वर्ष 2021 में आयोजित हुआ, कोविड के कारण 2022 में संपन्न हुआ, ठीक है। महाराष्ट्र ने कुल कितने 54 स्वर्ण पदक जीते, पहला स्थान प्राप्त किया, और दूसरा हरियाणा ने, ठीक है साथी, ये बात याद रखना। ओहो, ये आ गया हमारा HW, क्या आया है? ये HW है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन क्या है, 2023 ODI विश्व कप में कितने देशों ने भाग लिया, इसको आपको बताना है। हाँ साथी, आपकी रेलवे की क्लास प्रैक्टिस सेट आपका आने वाला है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी चैनल पर साथी। वो आएगा शाम को 9 PM पर, तो उसके लिए आप तैयार रहना, ठीक है साथी, उसके लिए आप तैयार रहना। अब रेलवे के लिए भी धुआंधार तैयारी होगी, ठीक है साथी। तो ये बात याद रखना, 9 बजे भी हमारे साथ जुड़ना आप लोग, और उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है साथी। तो चलिए साथी, अब हम मिलते हैं आपको अगले क्लास में, ठीक है साथी।